प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के चैप्टर विद्युत के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपकी एनसीईआरटी बुक की पेज नंबर 231 और पेज नंबर 232 पर जो संख्यात्मक प्रश्न या न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उनको समझेंगे और पेज नंबर 232 पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम समझेंगे। अब देखिए, ये एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार एग्जाम में जो है एज इट इज़ स्टेटमेंट, यूं की यूं जो स्टेटमेंट है वो आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलती है, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को और न्यूमेरिकल्स को जो है आप ध्यान से कीजिएगा। आज इस लेक्चर में हम कुल 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे और 5 प्रश्न करेंगे। ये सभी न्यूमेरिकल्स जो है अभी तक जो हमने 2 मुख्य फार्मूले पढ़े उन्हीं पर आधारित है। वो फार्मूले मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ओम का नियम है V बराबर I गुणा R, एक फार्मूला तो ये है, और दूसरा फार्मूला जो है R बराबर रो इंटू L बाई A है। यहाँ पर R आपको पता दोनों फार्मूलों में क्या है, प्रतिरोध है, V विभवांतर है, I चालक में से बह रही विद्युत धारा है, और जैसे ये हमारे पास एक चालक है और L इसकी लंबाई है, A इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो इसका जो प्रतिरोध है वो रो इंटू L बाई A के बराबर होता है। और यहाँ पर रो आपको पता है विद्युत प्रतिरोधकता होती है। तो देखिए कि यहाँ पर ये 2 फार्मूले ही यूज करने हैं। अब किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज करना है वो जो है क्वेश्चन अपने आप बता देगा। मैं देखिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं A और B। तो A पार्ट में दिया हुआ है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह है बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो यहाँ पर आपको एक तो प्रतिरोध दे दिया कितना, 1200 ओम, और 220 वोल्ट, वोल्ट किसकी इकाई होती है, विभवांतर की होती है, तो विभवांतर कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। और पूछा क्या है, कितनी विद्युत धारा, यानी I पूछा है। तो अब देखिए कि R, V और I ये तीनों जो राशियां हैं आपको कौन से सूत्र में मिलेगी, इसमें मिलेगी, इसमें मिलेगी। सिंपल सी बात है, R, V और I, यानी जो राशि आपको दे रखी है और जो पूछी है वो सभी के सभी उस फार्मूले में होनी चाहिए। वही फार्मूला न्यूमेरिकल में लगता है। ओके, तो यहां से देखिए कि ओम के नियम से क्या है, V बराबर I गुणा R, आपको निकालना क्या, I, तो I बराबर V बटे R, और V कितना है 220 वोल्ट, और R कितना है 1200 ओम। ठीक, जैसे आप इसको सोल्व करेंगे 0 से 0 कट हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 60 दूनी 120, 11 बटे 60 वोल्ट बाई ओम, ये एम्पियर होता है। और 11 बटे 60 एम्पियर चाहे तो इतना छोड़ देगा, 11 को 60 से जैसे आप भाग दोगे तो 0.18 एम्पियर जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में देखिए, यानी इसके बी पार्ट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। देखिए, अब और कुछ चेंज नहीं किया इसने, R 1200 ओम की जगह 100 ओम ले लिया है, और V जो है वो वही है 220 वोल्ट। अब फिर I पूछा है कितना है, तो I अभी हमने सूत्र देखा था, I बराबर V बटे R, तो V हो गया 220 वोल्ट और R हो गया 100, तो 0 से 0 कट, 22 बटे 10 यानी 2.2 एम्पियर जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी सोचने वाली बात ये है कि इस न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको
जो है ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखिए दोनों ही केसेस में विभवांतर तो सेम है, लेकिन प्रतिरोध अलग अलग होने से जो चालक करंट ड्रा कर रहा है, यानी जो विद्युत धारा ड्रा कर रहा है, वो अलग अलग होगी। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विभवांतर समान हो तो भी विद्युत धारा का मान अलग अलग हो सकता है, यदि प्रतिरोध अलग अलग हो तो। अब उदाहरण नंबर 12.4 देखिए कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेगा। मान लीजिए कि ये विद्युत हीटर, इसका मैं प्रतिरोध ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ से कितनी विद्युत धारा ले रहा है? 4 एम्पीयर, और विभवांतर कितना दे रखा है? 60 वोल्ट। ओके, तो अब ये कहता है कि 60 वोल्ट की जगह 120 वोल्ट कर दिया जाए तो यहाँ विद्युत धारा कितनी होगी? तो पहले तो देखिए दो राशियां जो आपको दे रखी है, विभवांतर और विद्युत धारा, यहाँ से इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रतिरोध तो इसका फिक्स ही होएगा। फिर ये प्रतिरोध और विभवांतर 120 वोल्ट लेकर के हम इसमें से विद्युत धारा निकाल देंगे। देखिए कैसे निकाल रहा हूं मैं। तो शुरू में तो विद्युत धारा आपको दे रखी है I बराबर 4 एम्पियर और V आपको दे रखा है 60 वोल्ट। तो अब देखिए R आपको पहले ज्ञात करना है। तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम आपको पता है V बराबर I गुणा R। अब आपको R निकालना, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I हो जाएगा। तो R बराबर V बटे I। V कितना है? 60 वोल्ट और I कितना है? 4। तो ये वोल्ट और ये एम्पियर, वोल्ट बाई एम्पियर। वैसे भी प्रतिरोध किस में आएगा? ओम में आएगा। 4 एकम 4, 15 चौके 60। तो ये 15 ओम जो है ये इसका प्रतिरोध आ गया। अब जो नया विभवांतर इसने दिया है वो कितना है? 120 वोल्ट। तो अब जब विभवांतर बढ़ाकर 120 वोल्ट किया जाता है, तब जब विभवांतर बढ़ाकर 120 वोल्ट किया जाए तब क्या होगा? तब V तो हो गया 120 वोल्ट और R कितना है? 15 ओम। ठीक, तो अब आपको क्या ज्ञात करना है? I ज्ञात करना है, क्योंकि इसने पूछा कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर ये हो। तो अब ओम के नियम के अनुसार I बराबर क्या होगा? I बराबर V बटे R। V हो गया 120 वोल्ट और R हो गया 15। तो 15 एकम 15, 15 8 120। तो ये I एम्पियर में आएगा। तो ये 8 एम्पियर जो विद्युत धारा लेगा। ओके, तो अब यहाँ इस न्यूमेरिकल से हम देख रहे हैं कि यदि R सेम रहे तो विभवांतर बढ़ाने पर विद्युत धारा भी बढ़ जाती है। जैसे विभवांतर हमने डबल किया तो विद्युत धारा भी डबल हो जाएगी, यानी इसके समानुपाती होगी। अब आगे उदाहरण नंबर 12.5 देखिए कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है?
एक तो धातु की तार की लंबाई दे रखी है, धातु की तार की लंबाई दे रखी है 1 मीटर, और इसका प्रतिरोध दे रखा 26 ओम। लंबाई दे दी 1 मीटर, प्रतिरोध दे दिया इसका 26 ओम, और इस तार का व्यास दे दिया आपको 0.3 मिलीमीटर, व्यास आपको दे दिया 0.3 मिलीमीटर। अब इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? अब देखिए कि यहां से सूत्र हमारे पास ये दो ही हैं। इन दोनों सूत्रों में से आप कौन सा सूत्र प्रयोग करना पसंद करेंगे? कि जो आपको यहाँ पर दिया गया और पूछा गया वो सारी क्वांटिटी उस सूत्र के अंदर होनी चाहिए, तभी वो सूत्र लगेगा। कई बार क्या होता है, कई डायरेक्ट दे दी होती है, कई इनडायरेक्ट रूप से दे दी होती है। जैसे एल आपको डायरेक्ट दे दिया, आर दे दिया, रो दे दिया, लेकिन क्षेत्रफल जो है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सीधा नहीं दिया हुआ है, इसका व्यास दे दिया। तो व्यास दे दिया तो देखिए ये आपको पता ही है कि किसी भी इसका अगर व्यास दे दिया है तो हम ये क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्ताकार इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो व्यास देने पर वृत्त का क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं। तो क्षेत्रफल जो है आपको इसका इनडायरेक्ट रूप से दे दिया गया है, वो हम निकाल देंगे। तो सिंपल सी बात है कि सेकंड फार्मूला इस पर लगेगा। ठीक है, तो पहले देखिए हम इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं। तो हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल को ऐसे डिनोट करते हैं, जो किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या। तो पाई आर क्या होता है? डी का आधा होता है। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान से देखिए कि डी दे रखा आपको मिलीमीटर में, और कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सारी इकाइयां असाई सिस्टम में होनी चाहिए। ठीक है, हम जैसे भी कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसका असाई मात्रक जो है साथ के साथ जरूर पढ़ते हैं। लंबाई का असाई मात्रक मीटर होता है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर मिलीमीटर दे रखा है, मिलीमीटर को हम किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। तो ये आ जाएगा 0.3 मिली के लिए होता है बटे में 1000। तो जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ करके दिखा देता हूँ आपको। 0.3 मिली हटाने के लिए, मिली का मतलब होता है 1/1000, इतना मीटर हो जाएगा। तो ये पॉइंट में और हटाऊंगा तो 1 0 और लग जाएगी। तो इसको जब मैं ऊपर लेके आऊंगा तो नीचे ये 10,000, इसको 10 की पावर 4 कह सकते हैं। और जब ये 10 की पावर 4 ऊपर आएगा तो 3 गुणा 10 की पावर -4 मीटर आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 10 की पावर -4 मीटर। ओके, तो अब ये वैल्यू मीटर में यानी एसआई में आ गया। अब हम इसका हिसाब किताब कर देंगे सही। तो पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 22/7 होती है। तो पाई हो गया 22/7। डी हो गया आपका, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर है तो D/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से डी कितना है? 3 गुणा 10 की पावर -4/2 का स्क्वायर। 22/7 गुणा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर -8/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक, अब ये निकल गया इसका क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता। तो यहाँ से विद्युत प्रतिरोधकता का जो सूत्र है, विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र होगा वो क्या होगा? R × A/L। तो R आपको दिया हुआ 26, A आपको ये दिया हुआ 22 गुणा में 9 गुणा 10 की पावर -8/7 गुणा में 4, और बाई में L कितना है? 1। तो 1 इसका नीचे रख दीजिए। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22 और 2 एकम 2, 13 दूनी 26। तो अब देखिए 13, 11 और 9 की गुणा करके उसको जब आप 7 से भाग दोगे तो यह आएगा 183.69 गुणा में 10 की पावर -8। ओके। अब देखिए जो पॉइंट है इसको मैं 2 दशमलव पहले यानी 1 अंक के बाद लगाऊंगा तो 1.8369 गुणा में 10 की पावर, ये पॉइंट हम 2 दशमलव पहले लेंगे तो यहाँ पर पावर 2 बढ़ जाएगी यानी -8 + 2 यानी -6। और प्रतिरोधकता है तो इसकी इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक। तो अगर हम इसको राउंड फिगर में देखें तो 1.84 गुणा 10 की पावर -6 ओम मीटर होती है। ठीक। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि सारणी का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। तो आइए एक बार सारणी पर नजर डाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ 10 की पावर -6 है तो इसका मतलब धातु या मिश्र धातु के अंदर ही कोई ना कोई मिलेगी। तो 1.84 गुणा 10 की पावर -6, 1.84 गुणा 10 की पावर -6 यहाँ पर मैग्नीज है ये। ठीक। तो ये जो धातु होगी ये कौन सी होगी, मैग्नीज। ओके। और ये टेबल जो आपको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही बना करके दी गई है वही हमने यहाँ पर कंपेयर किया है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यह तार मैग्नीज धातु की बनी हुई होगी। आगे उदाहरण नंबर 12.6 देखिए कि दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई L तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2A है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि कोई L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का कोई चालक है, उसका प्रतिरोध कितना है, R है। अब ये कहता है कि उससे आधी लंबाई और दुगना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2A है और लंबाई कितनी है, L/2 है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले का प्रतिरोध हम R1 मान लेते हैं। तो यहां से पदार्थ क्योंकि दोनों का सेम है तो जो प्रतिरोधकता इसकी है वही प्रतिरोधकता दूसरी की रहेगी। ठीक। तो पहले तो यहां से इस पदार्थ की प्रतिरोधकता निकाल लेते हैं, फिर वो उस प्रतिरोधकता का प्रयोग यहाँ पर करके इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे, क्योंकि सूत्र हमारे पास क्या है, R बराबर रो इंटू L/A। L हमें गिवन है, A गिवन है, R भी गिवन है। तो यहाँ से तो रो निकल जाएगी, फिर उस रो का यहाँ पर यूज करके हम R निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रथम तार के लिए R1 क्या हो जाएगा, रो इंटू L/A। और ये कितना दिया हुआ है, 4 ओम। ठीक। तो अब दूसरे तार के लिए जो प्रतिरोध है वो मैं मान लेता हूँ कि R2 है। R2 बराबर, क्योंकि पदार्थ सेम है तो प्रतिरोधकता सेम रहेगी, रो इंटू लंबाई कितनी है, L/2 और मोटाई कितनी है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 2A। तो ये हो जाएगा रो इंटू L/A और ये बटे में 4 है तो गुणा में 1/4। ओके। तो यहाँ से 1/4 गुणा रो इंटू L/A। अब रो इंटू L/A किसके बराबर है, R1 के बराबर। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 1/4 गुणा R1, और R1 का मान कितना है, 4 ओम। 1/4 गुणा में
4 ओम, 4 से 4 कैंसिल, 1 ओम जो है इसका प्रतिरोध आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः दूसरे तार का प्रतिरोध बराबर 1 ओम। तो सिंपल सी बात है, ये एक ही फार्मूला यूज करना, पहले तार के लिए यूज करते हैं, यहाँ से R1 की वैल्यू निकल जाएगी। फिर सेम टू सेम यही फार्मूला दूसरे तार के लिए कर दे, रो इंटू L/2 दे रखा है, यहाँ पर लंबाई L/2 है, बाई ए की जगह 2a दे रखा है। ठीक, तो ये 2 दूनी 4, ये 1/4 है, ये इसको अलग निकाल ले, ये R1 होएगी, R1 की वैल्यू रख दे, बस सिंपल सा सम है। अब आगे देखिए कि आपके बुक के पेज नंबर 232 पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इनका फटाफट हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का अर्थ है कि यदि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा। और तीसरा जो है, प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका सही नोट्स बनाने के लिए आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, वहां पर मैंने सारा कुछ करवाया हुआ है। तो इन तीनों को कंबाइन करने से R बराबर रो इंटू L/A होता है, जहां पर रो क्या है, चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है या विद्युत प्रतिरोधकता है। ओके, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, डिटेल में आप यहाँ पर सारा कुछ लिखोगे कि R चालक की लंबाई पर निर्भर करता है या चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। और R चालक की प्रकृति पर भी, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, अर्थात R बराबर रो इंटू L/A होता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए कि समान पदार्थ के 2 तारों में से यदि एक पतला और दूसरा मोटा हो तो इनमें से किस में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है और क्यों। अब देखिए कि एक तो पतला तार है और एक मोटा तार है। तो अब ये कहता है कि किस में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा आसानी से किस में प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा आसानी से उसमें प्रवाहित होगी जिसका प्रतिरोध कम होगा। और इनमें से बताइए कि प्रतिरोध किसका कम होगा। जैसे अभी मैंने कहा कि प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि जिसका ज्यादा क्षेत्रफल होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। तो इसका प्रतिरोध कम होगा तो इसमें से जो मोटा तार है उसमें से विद्युत धारा आसानी से बहेगी। तो हम ये कहेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अतः जब दोनों तारों को या एक मोटे और एक पतले तार को समान विद्युत स्रोत के साथ संयोजित किया जाता है तो मोटे तार में से विद्युत धारा आसानी से बहेगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है,
तब अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए कि यहाँ पर कोई भी फिक्स प्रतिरोध दे रखा है यहाँ पर कि प्रतिरोध नियत रहता है, नियत रहता मतलब चेंज नहीं होगा। पहले तो इसमें कोई भी विभवांतर दे रखा है और फिर उस विभवांतर को आधा कर दिया जाता है। तो जैसे मान लो पहले भी विभवांतर है तो उसमें से बाहरी विद्युत धारा क्या होगी, आई होगी। अब ये कहता है कि विभवांतर को आधा करते हैं लेकिन आर चेंज ना हो तो विद्युत धारा पर क्या फर्क पड़ेगा। अब ओम का नियम ये कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो I V के अनुक्रमानुपाती है। तो अगर V को आधा कर देंगे तो I भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें से बह रही विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू V। तो यदि विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देंगे तो विद्युत धारा का मान भी घटकर आधा रह जाएगा। ओके, अब आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए कि विद्युत टोस्टरों और विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर तो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो वही स्लाइड मैंने यहाँ पर उठाई है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है और इनका गलनांक भी अधिक होता है, जिससे उस ताप पर इनका उपचयन या दहन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का प्रयोग विद्युत स्त्री, टोस्टर आदि अन्य सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। ओके, ये हम पहले भी अच्छे से कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अब आगे लास्ट 5th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। आयरन तथा मरकरी में कौन सा अच्छा विद्युत चालक है। तो जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी वो अच्छा चालक होगा, जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी वो अच्छा चालक होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि प्रतिरोधकता किसकी कम है, आयरन की कम है या मरकरी की कम है। आयरन की प्रतिरोधकता है 10 × 10⁻8 और मरकरी की है 94 × 10⁻8। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि आयरन की प्रतिरोधकता कम है, इसलिए यह विद्युत का अच्छा चालक है। तो हम ये कहेंगे आयरन की प्रतिरोधकता मरकरी की प्रतिरोधकता से कम है, इसलिए आयरन मरकरी की तुलना में विद्युत का अच्छा चालक है। दूसरा पूछता है कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। इस तालिका में अगर हम देखें तो सिल्वर की प्रतिरोधकता सबसे कम है, इसलिए सिल्वर या चांदी जो है वो सबसे अच्छा चालक होता है। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। तो अगले लेक्चर में फिर हम मिलेंगे आपसे। इसमें हम सीखेंगे कि प्रतिरोधक जो है उनको किस तरह से हम एक सर्किट में संयोजित कर सकते हैं। तो उसके लिए सब श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा अगला। और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी हम उससे अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझने के लिए इससे अगला लेक्चर जो है वो समझना बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के लिए। तो इस लेक्चर में अगर आपको कुछ समझ ना आए हो तो आप कमेंट दे दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।